नमस्कार साथियों, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं फाइट फॉर राइट। आज हम बात करेंगे देश की सियासत की, भारतीय जनता पार्टी के शासन की, समाजवाद की और देश में मजाक बन रहे धर्मनिरपेक्षता की। साथियों, यदि आज बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो केंद्र में सरकार है, मोदी सरकार, उस पर लोकतांत्रिक देश में निरंकुशता का आरोप लगा रहा है। और अभी हाल में 9 विपक्ष के नेताओं ने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकतांत्रिक देश में निरंकुशता का आरोप लगाते हुए एक पत्र लिखा है। तो आज एक प्रश्न देश में बहुत बड़ा ये खड़ा हो रहा है कि यदि कांग्रेस कमजोर हुई है तो जिस तरह से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो समाजवाद के प्रणेता थे, उन्होंने गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था। और जिस तरह से समाजवादी देश के जो है, चाहे वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया रहे हों, आचार्य नरेंद्र देव रहे हों, लोकनायक जयप्रकाश रहे हों, कर्पूरी ठाकुर रहे हों, या उसके बाद में जेपी क्रांति हुई हो, तो सारे समाजवादी कांग्रेस के खिलाफ खड़े हुए थे। तो ये माना जा रहा था यदि देश में बदलाव होगा, जैसे 1977 में बदलाव भी हुआ, उससे समाजवादियों की सरकार देश में बनी थी। और यदि आज प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में है, तो ये प्रश्न बहुत बड़ा देश में खड़ा है कि जिन समाजवादियों ने गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था, आज वो अलग थलग कैसे हैं, आज उनका मजाक कैसे बन रहा है, आज वो बेबस कैसे नजर आ रहे हैं। तो आज हम शुरुआत डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की गैर कांग्रेसवाद के नारे से ही करते हैं। जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जो है गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया और देश के पहले प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन पर उन्होंने जो है फिजूल खर्ची का आरोप संसद में लगाया था। और एक 3 आना बनाम 15 आना एक बहस जो है वो बड़ी चर्चित रही थी सदन में डॉक्टर लोहिया की। तो ये माना जाता था कि कांग्रेस के खिलाफ जो है समाजवादी उस समय एकजुट हुए थे। और ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का गैर कांग्रेसवाद का नारा जो है आके 1977 में जब लोकनायक जयप्रकाश जी की अगुवाई में देश में एक बड़ा आंदोलन हुआ, इंदिरा गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, जब इमरजेंसी लगाई, तो एक कांग्रेस के जो अराजक नीतियों के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन हुआ, जो जेपी क्रांति के नाम से जिसे देश और विदेश में जाना जाता है। तो 1977 में आके जो है वो बदलाव हुआ, हालांकि वो बदलाव ज्यादा दिन तक नहीं ठहर पाया। तो आज ये प्रश्न देश में बहुत बड़ा खड़ा हो रहा है कि जिन समाजवादियों ने, उस समय भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, जनसंघ था, और जनसंघ के नेता चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी हो, और दूसरे नेता भी जो है वो जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। तो दोहरी सदस्यता का आरोप समाजवादियों ने लगाया था। उस समय आरएसएस की सदस्यता भी इन भारतीय जो जनसंघ से नेता आए थे, अटल बिहारी वाजपेयी हो, आडवाणी जी हो, इन्होंने ले रखी थी। तो फिर इन्होंने जब दोहरी सदस्यता का आरोप लगाया तो जनसंघ के नेताओं ने 1980 में अपनी जो है भारतीय जनता पार्टी का गठन कर लिया। तो आज प्रश्न ये उठ रहा है कि जिन समाजवादियों ने 1977 में बदलाव किया, जिन समाजवादियों ने गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था, जिन समाजवादियों ने प्रचंड बहुमत से जनता पार्टी की सरकार बनाई थी, और जिन समाजवादियों ने जनसंघ से आए हुए नेताओं को दोहरी सदस्यता का आरोप लगाया था, तो उस समय 1980 में जब समाजवादियों का पूरा वर्चस्व था देश में, 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, और मात्र ये माना जाता था कि लंबे समय तक 2 सांसद भारतीय जनता पार्टी के होते थे। और आज देश में प्रचंड बहुमत है भारतीय जनता पार्टी का, और जो समाजवादी हैं वो अलग थले पड़े हुए हैं, और उन पे आज जो है भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो नकली समाजवादी होने का आरोप लगा रहे हैं, वो तथाकथित समाजवादी उन्हें बोलते हैं। तो यदि आज हम समीक्षा करें देश में समाजवादियों की, तो निश्चित रूप से चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, जनसंघ हो, आरएसएस हो, तमाम आरोप इन लोगों पर लगाए जाते रहे हों, चाहे इनकी नीतियां, इनकी विचारधारा, इनकी सोच
कितनी ही गलत रही हो, लेकिन यदि आप आरएसएस के गठन के बाद में जो है समीक्षा करें, भारतीय जनता पार्टी के समीक्षा करें, जनसंघ की समीक्षा करें, तो ये लोग जो है इनका जो हिंदू राष्ट्र का जो हिंदुत्व का जो नारा था, जो राम मंदिर के निर्माण को लेकर चल रहे थे, जो सनातन धर्म की बात करते थे, वो अपने पथ से भटके नहीं। लोग तमाम तरह आरोप उन पे लगे, लेकिन उन्होंने वही जो है अपना मार्ग अपना के रखा और आज प्रचंड बहुमत से देश में सरकार चल रही है। अब हम बात करते हैं समाजवादियों की। जो समाजवादी कांग्रेस के खिलाफ खड़े हुए, जो समाजवादी कांग्रेस के खिलाफ लड़ते लड़ते मजबूत हुए, उन समाजवादियों ने क्या किया? उन समाजवादियों ने सत्ता के लिए उसी कांग्रेस से, जिस कांग्रेस के खिलाफ वो खड़े हुए थे, उनसे वो समझौता करते चले गए। हम बात 1977 में जो बदलाव हुआ था वहां से ही करते हैं। 1977 में जब मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने, तो चौधरी चरण सिंह की जो लॉबी थी, वो उन्होंने बहुत जल्दी जो है 1-1.5 साल में ही जो है वो बगावत करनी शुरू कर दी थी। चाहे राज नारायण रहे हो या दूसरे जो नेता रहे हो, हालांकि वो बहुत बड़ा मामला है, उसमें विस्तार से नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि इस समय चौधरी चरण सिंह के सांसद सभी दलों में जो थे जनता पार्टी में शामिल थे, उनसे सबसे ज्यादा माने जाते थे। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जब गृह मंत्री थे चौधरी चरण सिंह और जब इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी उन्होंने कराई, तो कई नेताओं ने जनता पार्टी के इंदिरा गांधी गिरफ्तारी कराने से उन्हें रोका था, लेकिन वो नहीं माने। और उन्हीं चरण सिंह ने उन्हीं इंदिरा गांधी जिन्हें गिरफ्तार कराया था, वो दूसरे नेताओं की बात नहीं मानी थी, उन्हीं के रहमो करम पर सरकार बना ली। और उसका हश्र क्या हुआ कि चरण सिंह पहले देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो संसद नहीं देख पाए, और इंदिरा गांधी ने जो है बड़ी शर्त रखी और चरण सिंह को अपना इस्तीफा देना पड़ा। अब हम बात आते हैं चंद्रशेखर सिंह की। चंद्रशेखर सिंह जनता पार्टी के अध्यक्ष थे और चंद्रशेखर सिंह के बारे में ये माना जाता है कि उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं बनूंगा तो देश का प्रधानमंत्री बनूंगा, उससे नीचे कोई मंत्रालय मैं नहीं लूंगा। हालांकि वो देश के प्रधानमंत्री बने, उससे पहले कोई मंत्रालय चंद्रशेखर सिंह ने नहीं लिया। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि वही चंद्रशेखर सिंह राजीव गांधी के जो है रहमो करम पर कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री बने। जब वीपी सिंह से उनका मनमुटाव हुआ, तो वीपी सिंह जब 1989 में जो जनता दल की सरकार बनी, वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, तो चंद्रशेखर सिंह के वीपी सिंह से जो है वो एक तरह से 36 का आंकड़ा था, जो लोग बताते हैं। और उसके बाद में जब वीपी सिंह की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन वापस लिया। राम मंदिर निर्माण को लेकर जब रथ यात्रा निकली थी और लालू प्रसाद यादव बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने उस रथ यात्रा को रोक दिया था, देश में बड़ा बवाल हुआ था। तो जब भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन लिया और वीपी सिंह की सरकार गिरी, तो उस समय जो है 1991 की बात है, तो चंद्रशेखर सिंह ने जो है वो कांग्रेस के रहमो करम पर सरकार बनाई। अब हम बात करते हैं मुलायम सिंह यादव की। जब मुलायम सिंह देवगौड़ा सरकार बनी 96 के आसपास, तो वो देवगौड़ा सरकार में जब ये मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री थे, इंद्र कुमार गुजराल भी उस समय प्रधानमंत्री थे, तो वो सरकार कांग्रेस के समर्थन से बनी थी। लालू प्रसाद यादव रेलवे मंत्री रहे, वो कांग्रेस की यूपीए सरकार में रहे। चिराग विलास पासवान मंत्री रहे, वो यूपीए सरकार में रहे। और नीतीश कुमार भी ये कांग्रेस से सटे। मतलब जितने जेपी क्रांति के बाद में जितने समाजवादी खड़े हुए थे, वो उन्होंने कहीं ना कहीं जो है सत्ता के लिए वो कांग्रेस से समझौता किया, और उसका खामियाजा देश के सामने है। और यदि आज समाजवाद की बात करें, तो समाजवाद जब हम बात करते हैं, तो समाजवादी का मतलब लोग मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव से आगे नहीं बढ़ते। इसका बड़ा कारण ये रहा है, यदि मेरी आप राय जानेंगे, कि मुलायम सिंह यादव हो, लालू प्रसाद यादव हो, शरद यादव हो, शरद पवार हो, या कांग्रेस के जो अपने को समाजवादी मानते हैं, जो दूसरे जो संगठन है जो समाजवाद के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, उन्होंने विचारधारा को आगे बढ़ने नहीं दिया। उन्होंने अपनी सभा में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की नीतियों को, लोकनायक जयप्रकाश की नीतियों को, कर्पूरी ठाकुर की नीतियों को, आचार्य नरेंद्र देव की नीतियों को जो है
अपने कार्यकर्ताओं को उनके बारे में नहीं बताया। उन लोगों ने जो है एक तरह से विचार अपनी पार्टियों में लगभग खत्म कर दिया गया था। इन जो क्षेत्रीय दल उभर के आए थे, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे एनसीपी हो, मतलब एक तरह से परिवारवाद और वंशवाद के चलते विचारधारा को जो है समाजवादी तिलांजलि जो है तिलांजलि इन लोगों ने दे दी थी। उसका असर से देश के सामने है। आज देश में जो समाजवादी नेतृत्व अपने को बोलते हैं, वो आज वंशवाद और परिवारवाद के बल पर खड़ा है। और यदि आज समाजवाद का धर्मनिरपेक्षता का मजाक बन रहा है, तो उसका बड़ा कारण ये है कि समाजवाद की जो परिभाषा है, एक लाइन में यदि आप समाजवाद की परिभाषा जानेंगे, तो गैर बराबरी का विरोध ही समाजवादी विचारधारा है, समाजवाद है। तो यदि आप गैर बराबरी के विरोध की आप बात करेंगे, तो सबसे पहले तो मैं उन समाजवादियों की बात करना चाहूंगा कि जिन्होंने वास्तव में ही समाजवादी बनकर दिखाया। राजनारायण सिंह जो थे, वो वाराणसी जो रियासत थी भूमिहारों की, उस परिवार से थे, उस खानदान से थे, लेकिन पूरी जिंदगी उन्होंने फकीरियों की जी। डॉक्टर राममनोहर लोहिया बनिया परिवार से थे, संपन्न परिवार से थे, और लोहिया ही उनका नाम इसलिए पड़ा था, उनका लोहे का कारोबार था। लेकिन पूरी जिंदगी उन्होंने फकीर की जी। लोकनायक जयप्रकाश जी देख लीजिए आप, संपन्न परिवार से थे, लेकिन उनका जीवन रहन सहन देख लीजिए, वो समाजवादी बनकर जिए। आचार्य नरेंद्र देव कुलपति रहे, लेकिन सादगी से भरा हुआ जीवन उनका रहा, वो समाजवादी थे। लेकिन आज जो अपने को समाजवादी बोलते हैं, और जो गैर बराबरी के यदि आप विरोध की बात करेंगे, तो सबसे पहले आज जो है समाजवादी कार्यकर्ताओं को, ये जो नेतृत्व है समाजवाद के नाम पर जो राजनीति कर रहा है, उनका ही विरोध करना चाहिए। आप बताइए, आप यूपी से आ जाइए, यूपी में चाहे अखिलेश यादव हो, रामगोपाल यादव हो, शिवपाल यादव हो, या उनके परिवार के लोग हों, या दूसरे जो उन्होंने मंत्री इस पार्टी में रहे हैं, वो कहाँ से समाजवादी हैं? यदि गैर बराबरी के विरोध की बात करेंगे, बंगलों में रहने वाला आदमी समाजवादी अपने को नहीं बोल सकता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि संपन्न आदमी समाजवादी नहीं हो सकता है, लेकिन संपन्नता के सुख भोगने वाला, जो ऐशो आराम भोगने वाला, बंगलों में रहने वाला, वातानुकूलित कमरों में बैठकर बयानबाजी करने वाले आदमी को मैं समाजवादी नहीं बोल सकता हूँ। समाजवादी वो है जिसकी रहन सहन में, जिसकी बोलचाल में, जिसके कार्यकलाप में त्याग बलिदान की भावना हो, जो आम आदमी के बीच में रहकर संघर्ष करे, वो समाजवादी है। जो ऐशो आराम को, सुख को त्याग कर जनता के बीच में आकर जनता की बात करे, वो समाजवादी है। तो यदि आज समाजवाद का यदि आज मजाक बना है देश में, तो ये तो तथाकथित, मैं भी तथाकथित ही बोलूंगा, कि जिन्हें अपने परिवार के अलावा कोई दिखाई नहीं दे रहा है, जिन्होंने दोनों हाथों से जो है धन को बटोरा है, उन्हें समाजवादी नहीं कहा जा सकता। यदि ऐसा है, तो आप भाई प्रधानमंत्री को पत्र क्यों लिख रहे हैं? आपको पता है निरंकुशता का आरोप किस पर लगा रहे हैं? प्रधानमंत्री की जवाबदेही, जिम्मेदारी है देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने का। आप सीधा सीधा आरोप प्रधानमंत्री पर ही लगा रहे हैं और उन्हीं को पत्र लिख रहे हैं, तो उनसे कैसी नैतिकतावादी की आप उम्मीद कर रहे हैं? आपको सड़कों पे आना चाहिए। जितने भी नौ नेताओं ने पत्र लिखा है, यदि वास्तव में ही आपको लग रहा है कि देश में निरंकुशता है, तो सड़कों पे आइए। क्या लोकनायक जयप्रकाश ने इंदिरा गांधी को पत्र लिखा था कि ये जो है लोकतांत्रिक देश में जो है इस समय निरंकुशता बढ़ रही है? सीधे सड़कों पे लोग आए थे जेपी क्रांति में। किसी भी शासक की निरंकुशता बढ़ती है तो उसका सीधा सीधा रास्ता, उसका विरोध आंदोलन करना है। लेकिन देखा जा रहा है कि विपक्ष में ये जो लोग हैं, जो सत्ता का सुख भोग चुके हैं, तो ये लोग इस समय आंदोलन करने से डर रहे हैं, ये लोग जेल जाने से डर रहे हैं, ये लोग डंडा खाने से डर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या उम्मीद करोगे? प्रधानमंत्री जो खुद जो है खुद जिम्मेदार है निरंकुशता का, वो नैतिकता दिखाएंगे, वो आपके पत्र पर गौर करेंगे। हालांकि जिन चीजों को लेकर आपने निरंकुशता की बात की है, तो विपक्ष कहीं ना कहीं कटघरे में तो आ ही रहा है। यदि क्षेत्रीय दलों ने देश में दोनों हाथों से धन बटोरा है, यदि क्षेत्रीय दल आज डरे हुए हैं, यदि क्षेत्रीय दल के पास अथाह संपत्ति है, तो उसका बहुत बड़ा कारण ये रहा कि लंबे समय तक जो कांग्रेस ने शासन किया, और
क्षेत्रीय दलों के सहयोग से शासन किया। तो कांग्रेस का पूर्ण बहुमत न होने की वजह से क्षेत्रीय दलों का जो है वो समर्थन कांग्रेस को रहा है पिछले शासन काल में कांग्रेस के, और कांग्रेस जो है क्षेत्रीय दलों की लूट खसोट पर अंकुश नहीं लगा पाती थी। और वही बड़ा कारण ये रहा था कि क्षेत्रीय दलों ने में गुंडागर्दी और जो है आपराधिक प्रवृत्ति के लोग भी काफी पनपे, जो आज की तारीख में बात जो है देश में उभर के आ रही है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि देश में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है, जो एनडीए की सरकार चल रही है, और विभिन्न राज्यों में जो मुख्यमंत्री है भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि बहुत अच्छा काम वो लोग कर रहे हो, लेकिन देश में कांग्रेस के खिलाफ जो नफरत का माहौल देश में बना था, और वो समाजवादी नहीं बनाया था, समाजवादी उसके खिलाफ खड़े हुए थे। तो अभी भी जो है मेरा अपना मानना यह है कि चाहे वो राहुल गांधी कितना संघर्ष करें, लेकिन अभी लोगों के मन में उनकी छवि परिवारवाद की है। लोगों के मन में है कि चांदी की चम्मच लेकर पैदा राहुल गांधी हुए हैं। वही अखिलेश यादव का है, वो तेजस्वी यादव का है, वही आपका एम के स्टालिन का है, वही तो जो और दूसरे जो दल जो है जो परिवारवाद वंशवाद के चलते जो नेतृत्व है जिनके उनके प्रति लोगों में वो तरह की भावनाएं अब जो है वो फलीभूत हो चुकी हैं। तो मेरा अपना मानना ये है कि मैं अधिकतर कार्यक्रम में और अपने स्पीच में भी ये बोलता हूँ कि जो लोग इस विपक्ष के जो नेतृत्व है इस समय, डरा हुआ नेतृत्व जो है, कायर, मैं तो कायर बोलूंगा नेतृत्व, जो कायर नेतृत्व है, इससे जो लोग बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं वो बदलाव की उम्मीद ना करें। यदि देश में वास्तव में बदलाव चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि देश में पूंजीपतियों को जो फायदा कराया जा रहा है एनडीए सरकार द्वारा या मोदी सरकार द्वारा वो रुके, या रोजी रोटी का जो देश में संकट है वो दूर हो, या जो है देश में अराजक नीतियों के खिलाफ लड़ने वाले लोग जो है वो एकजुट हों, या ये कहा जा सकता है कि देश में एक ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और जुझारू नेतृत्व खड़ा हो, तो देश में जो है वो एक जमीनी नेतृत्व देश में खड़ा करना होगा सब लोगों को मिलकर। मैंने समाजवादी जो अपने को विचारधारा से जुड़ा हुआ मानते हैं, मैं उनके भी काफी कार्यक्रमों में गया हुआ हूँ। समाजवादी और वामपंथी में ज्यादा अंतर आज की तारीख में नहीं रहा है। वामपंथी में जो बड़े नेता हैं वो भी ये चाहते हैं कि लोग आए और हमारा भाषण सुने और हम निकल लें, और समाजवादियों में भी ये बड़ी एक सोच बैठी हुई होती है, जो स्थापित समाजवादी हैं जो अपने विचारवान बोलते हैं कि दूसरे लोग आए उनकी बातें सुने, वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होते। मैं कई कार्यक्रमों में गया हूँ। तो विशेष रूप से यूनिवर्सिटी के जो विद्यार्थी आते हैं उन लोगों की बातें जबकि इन लोगों को सुननी चाहिए, लेकिन वो सोचते हैं ये विद्यार्थी हमारी बातें सुनने के लिए आए। तो जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में, लोकनायक जयप्रकाश में, आचार्य नरेंद्र देव में, कर्पूरी ठाकुर में और पुराने समाजवादियों में जो एक युवा नेतृत्व खड़ा करने की जो भावना थी वो इन नेताओं में नहीं रही है। या मैं कहना चाहूंगा यदि मुलायम सिंह यादव जो है एक गरीब परिवार से नेतृत्व खड़ा हुआ तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और चौधरी चरण सिंह जैसे नेता थे जिन्होंने मुलायम सिंह यादव को मांझा। मायावती यदि देश में उत्तर प्रदेश की कई बार मुख्यमंत्री रही और दलितों की लड़ाई लड़ने का दम उन्होंने भरा, तो कांसी राम जी थे जिन्होंने जो विचारधारा को एक लेकर आए और आगे बढ़ाया। और दूसरे रामविलास पासवान हो, नीतीश कुमार हो, लालू प्रसाद यादव हुए, मुलायम सिंह यादव या और शरद पवार जी, जितने भी नेता देश में स्थापित हुए तो एक बड़े जो लोग समाजवादी जो लोग पैदा हुए उनकी वजह से हुए। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने समाजवादी नेतृत्व के नाम पे परिवारवाद वंशवाद बढ़ाया, अपने बेटे को बेटियों को अपने परिवार में से ही नेतृत्व खड़ा किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे तो परिवार में से बनेंगे, राष्ट्रीय महासचिव बनेंगे तो परिवार में से बनेंगे। तो एक तरह से समाजवाद को यदि सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है तो जो वो समाजवादी बोलते थे उन्हीं लोगों ने पहुंचाया है। और यदि आज भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार है देश में और जिन पर ये लोग क्षेत्रीय दल आरोप लगा रहे हैं निरुपस्थिता का, तो इसके लिए मैं सबसे ज्यादा उन्हीं समाजवादियों को जो अपने आरोप लगा रहे हैं उन्हें मानता हूं, क्योंकि वो लोग निजी स्वार्थ के चलते, सत्ता के चलते जो कांग्रेस से सटते रहे उसके चलते समाजवादी कमजोर हुए, उससे समाजवादी विचारधारा कमजोर हुई। और जो धन कमाने की जो लालसा समाजवादियों में पनपी उससे समाजवादी विचारधारा कमजोर हुई, उससे समाजवादी कार्यकर्ता जो है
वो कमजोर हुए। और मैं तो ये कहते हुए कोई हिचकिचाहट नहीं हो रही है आज क्षेत्रीय दलों में, जब मैं तो कह रहा हूँ कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में भी राजनीतिक दलों में कार्यकर्ताओं को गुलाम बनाने की जो प्रवृत्ति चली है, उसमें कार्यकर्ताओं में लड़ने का मादा नहीं रहा है। वो इसलिए यही वजह है कि विपक्ष में रहने वाले जो दल हैं वो सत्ता से टकरा नहीं पाते हैं। जो गुलाम बनाने की प्रवृत्ति देश में चली है, जो राजनीतिक दलों में हो, कॉर्पोरेट घराने में हो, और ये जो व्यवहार है इसे दूर करना बहुत जरूरी हो गया है कि हक की लड़ाई लड़ने के लिए जो नेतृत्व देश में है, या एक जो भावनाएं होती है वो बहुत कम लोगों में है, और ये भावना पैदा करनी होगी। यदि देश में बदलाव करना है, यदि देश में युवाओं को मान सम्मान अधिकार मिले, यदि देश में महिलाओं को मान सम्मान अधिकार मिले, यदि देश में दलितों को, पिछड़ों को, कमजोरों को मान सम्मान मिले, तो लड़ने की भावना लोगों में पैदा करनी पड़ेगी। और जो ये पिछड़ों के नाम पे, दलितों के नाम पर, शूद्र के नाम पर, कमजोर के नाम पर जो ये राजनीति कर रहे हैं, इन लोगों ने कि पिछड़े दलितों से, कमजोर से कोई नेतृत्व खड़ा नहीं किया है। वोट बैंक के लिए उनकी बात करेंगे, लेकिन इनके व्यवहार में, इनके रहन सहन में कभी इन लोगों को, गरीब आदमी को गले लगाते नहीं देखा होगा। गरीब आदमी को तो बल्कि दुत्कार देते हैं। इस तरह की भावना लेकर जब नेतृत्व चलेगा तो कैसे समाजवाद आएगा? निश्चित रूप से देश में समाजवादी हैं, लेकिन वो अलग थलग पड़े हुए हैं। अच्छे समाजवादियों को तो ये लोग मंच पे भी नहीं चढ़ने देते। उन्हें पता है अच्छा बोलने वाला इन क्षेत्रीय दलों में इन नेतृत्व से पछता नहीं है। मैंने बहुत मंचों पर देखा है, कोई युवा अच्छा बोलने वाला हो तो अगली बार उसे मंच पर चढ़ने नहीं देंगे। तो मेरा अपना मानना है कि देश में कोई एक ऐसा नेतृत्व खड़ा हो जो विचारवान हो, जिसके अंदर जज्बा हो, जिसके अंदर देश और समाज के प्रति त्याग और बलिदान की भावना हो, जिसके अंदर स्वार्थ ना हो, वो एक नेतृत्व देश में खड़ा होगा, तब आके इस देश में बदलाव होगा। क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस की नेहरू गांधी के समय में जिस समय जड़ें मजबूत थी, ऐसे ही जो है भारतीय जनता पार्टी की जड़ें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, इधर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ है, नितिन गडकरी है, इस समय जो देश में भारतीय जनता पार्टी के नेता है, जड़ें बहुत मजबूत हो चुकी है। जड़ें मजबूत हो चुकी है तो देश में आप समझ लीजिए कि लोकसभा चुनाव आते आते अराजकता और बढ़ेगी। और मेरा तो मानना यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्र गृह मंत्री अमित शाह विपक्ष को खुलकर खेलने का मौका देंगे। अब देखना यह है कि वंशवाद और परिवारवाद के बल पर खड़ा हुआ नेतृत्व इस सत्ता से कितना टकरा पाता है, कैसा बदलाव होता है, और कैसे जो है ये लोग जो हैं अभी टिकते हैं। क्योंकि मेरा मानना यह है कि जिस तरह से राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव पर सीबीआई का शिकंजा कसा है कि जमीन लेकर नौकरी देने के नाम पर, तो मुझे लग रहा है कि जिन लोगों ने अभी पत्र दिए हैं प्रधानमंत्री को, उनमें से भी काफी नेताओं पर अभी गाज गिरेगी। तो देश में ये अब कितने ये लोग टकराते हैं, कितना आंदोलन करते हैं, अब इस पर निर्भर करेगा। आज इस कार्यक्रम को हम यही विराम देते हैं। नमस्कार।